ओके। हाँ बच्चों, हम जो चैप्टर लेके चल रहे हैं, आपकी बुक का सेकंड चैप्टर लेके चल रहे हैं, और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महाजन पद थे, 16 महाजन पद थे। 16 महाजन पद में हमने पढ़ा कि मगध जो था वो सबसे प्रमुख जो था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल स्टेट साम्राज्य था मगध। और ऐसे हमने पढ़ा कि जो मौर्यन एम्पायर था उसमें क्या सोर्सेस थे, नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा इंडिका। इंडिका वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स। मेगास्थनीज द्वारा रचित था। हु वाज मेगास्थनीज? मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज एक ग्रीक अम्बेसडर थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यन एम्पायर का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। ऐसे ही कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र था, उसमें भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फिर मुद्रा राक्षा थी, जिसके रचयिता विशाखदत्ता थे, जिन्होंने की मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया था। देन जैन और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, वो भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं। फिर इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। कैन एनीबडी टेल मी इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस क्या राइटिंग्स होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? मैम राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस। यस, राइटिंग। यस, वेरी गुड, राइटिंग्स ऑन द हार्ड सरफेस। देवांश एक बार लिंक डाल देना व्हाट्सएप पे कि जल्दी से ज्वाइन करें क्लास। ओके मैम। ओके। ओके बेटा, ऐसे हमने पढ़ा था अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। हमने छुट्टी से पहले ये सब चीजें पढ़ी थी कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो अशोका थे वो बहुत, जो हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसकी जानकारी हमें अशोक के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे उससे पता चलता है। ठीक है। और ये जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे रिलेशनशिप्स, पॉलिटिकल सेंटर्स कैसे थे, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ड्यूटीज कैसी थी, ये सारी पता चलती है हमें। तो जो उनके 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे वो थे पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, उज्जैन, कुशाली था। ठीक है। इज इट क्लियर? अब आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे आज जो टॉपिक लेंगे बेटा, और वो लेंगे, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। नोशन ऑफ डेवलपमेंट हम कर चुके थे। आज हम ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम 600 BC टू 600 सी। क्या कॉजेज थे? सबसे पहला क्यों वहाँ पे एग्रीकल्चर में चेंजेस आए थे? सबसे पहला जो परिवर्तन था कि जो राजा लोग थे वो, उन्होंने टैक्सेस की जो डिमांड थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। राजाओं द्वारा जो था करों की मांग को बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। उस समय जो थे, या तो राजा हुआ करते थे या सरदार हुआ करते थे, यानी किंग्स एंड चीफ्स होते थे। तो जो किंग्स और चीफ्स थे, ये एग्रीकल्चर में चेंजेस आने का कारण क्या था? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई थी। और जब कहीं भी टैक्स की डिमांड होगी तो नेचुरली जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहेंगे? उत्पादन करना चाहेंगे, है ना। तो मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन के, कृषि में जो परिवर्तन हुआ था उसमें क्या चेंजेस थे? तो सबसे पहले देखा गया कि हल का बहुत ज्यादा प्रचलन होने लगा। प्रिविलेज ऑफ द प्लॉग, यानी कि जो प्लॉगिंग वो बहुत ज्यादा हुई थी। ठीक है। एंड वन मेथड वाज दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वाज प्लॉगिंग। और 6th सेंचुरी BCE में सबसे पहले जो कृषि की बढ़ोतरी हुई है बच्चों, कौन से एरिया में आई है? गंगा एंड कावेरी रिवर वैली। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हलों का प्रयोग कहाँ पे हुआ है बच्चों? Tanvi, you have joined, I suppose. Tanvi? Tanvi? किरण नेगी? हलों का प्रयोग कहाँ सबसे ज्यादा हुआ? गंगा एंड कावेरी। यस, गंगा एंड कावेरी वर द प्लेसेस जहाँ पर प्लॉगिंग का यूज हुआ है। अच्छा, एक चीज आपको ये मैसेज, हमें जितने भी 11 बच्चे जुड़े हैं, आप सारे बच्चों को इस बात का प्रचार करेंगे कि आपको रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करनी है। ये अभी मैं आपकी जब मीटिंग होगी, पेरेंट्स मीटिंग, उसमें भी आप लोगों को बताऊंगी मैं कि आपको जो आपका रिजल्ट बेस्ड है, अभी नेवर नो हमें सिचुएशन कैसी है, कोविड की सिचुएशन कैसी है, तो उस सिलसिले में सारे बच्चों को रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करनी ही करनी है बच्चों। ठीक है। तो हमने अभी हम जो पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जो कृषि में, एग्रीकल्चर में बदलाव आने के क्या कारण थे, क्योंकि जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी, और जो राजा थे या जो चीफ थे, जो जिसे हम सरदार बोल सकते हैं हिंदी में, वो डिमांड करने लगे थे टैक्सेस की।
ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया था। पहला जो परिवर्तन आया, प्रिविलेज ऑफ प्लॉगिंग, यानी कि हलों का बहुत ज्यादा प्रचलन होने लगा। एंड द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा हलों का प्रयोग हुआ और वो था गंगा और कावेरी रिवर्स। ठीक है। अब जो प्लॉगिंग पे वो यूज करते थे, आरएन यूज करते थे। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, एम्पल जो वर्षा जहाँ पे होती थी, वहां पे वो लोहे के फालों को प्रयोग करते थे। ठीक है, भूमि की जुताई के लिए। फिर दूसरा जो हम देखेंगे, सेकंड था कुदालों का प्रयोग। तो कई जगहों पे कुदालों का प्रयोग किया गया, कई जगह के पर हलों का प्रयोग किया गया, तो कई जगहों पे स्पेड, यानी कि इंग्लिश में हल को बोलेंगे प्लॉग, हिंदी में हल को हल आएगा, स्पेड बोलते हैं कुदालों को। तो जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो यूज ऑफ लिमिट जो था, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, जहाँ पे लेस रेनफॉल थी, plug was used in early period of 20th century. Those farmers who lived in north, east and middle mountain area, they used spade. जैसे कि ऐसे एरिया जहाँ पे कम वर्षा हो रही है, या ऐसे एरिया जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया से, वहाँ पे वो स्पेड का यूज करते थे टू डिग द फील्ड। The spade was quite useful in such areas. ठीक है। तो उससे पहले हमने पढ़ा कि कौन से यूज किए थे वेपन्स, कौन से यूज किए थे बच्चों? पहला क्या था? रणवीर, पहला क्या था बेटा? कृषि में उन्होंने किस चीज का प्रयोग किया था? प्लो। यस, प्लॉग। ठीक है, प्लॉग यानी कि हल। सेकंड क्या था? मैम मैम कुदाल। सेकंड क्या स्पेड। था बेटा? स्पेड। स्पेड यानी कि कुदाल का प्रयोग। कुदाल कहाँ यूज होती थी? मैम जहाँ पे पंजाब कम एंड वर्षा, राजस्थान। पंजाब, राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया। ठीक है, जहाँ पर ये लोग कुदालों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे, कुदाल का उपयोग करते थे। ठीक है। अब आ रहे हैं हम थर्ड चीज पे, और थर्ड था उनका आर्टिफिशियल इरिगेशन। अनदर मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन वाज आर्टिफिशियल इरिगेशन। ठीक है, और ये जिसमें कि वो वेल्स का, टैंक्स का, कैनाल्स का यूज करते थे। तो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने तीन तरीके अपनाए बच्चों। पहला था प्लॉगिंग का यूज करना, यानी कि प्लॉग यानी कि हल का यूज हुआ। सेकंड वाज द स्पेड यानी कि कुदालों का उपयोग हुआ। कुदाल का उपयोग ऐसे एरिया में होता था जहाँ पे लेस रेनफॉल होती थी, या जहाँ पर जो था माउंटेन वाले जो रीजन थे, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था, वहाँ पे जो किसान थे वो कुदाल का प्रयोग कर रहे थे। इसके अलावा वो लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन का यूज करते थे, और आर्टिफिशियल इरिगेशन में वो लोग क्या यूज करते थे? दे यूज द वेल्स, यानी कि कुएं खोदे गए, टैंक्स बनाए गए, कैनाल्स यूज किए गए थे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। इज इट क्लियर? ओके बेटा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? अब many differences emerge among the people due to new methods. नई तकनीक के कारण खेती से जो जुड़े लोग थे वो बढ़ने लगे थे, उनका इंक्रीजमेंट हो गया था। In Buddhist text or story we find a mention of laborers, small farmers and जमींदार। तो बौद्ध जो ग्रंथ हैं, जो बौद्ध की किताबें हैं, भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, उसमें हमें ये पता चलता है कि छोटे किसान होते थे, या मजदूर होते थे, या जमींदार होते थे, जो कृषि से जुड़े होते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कृषि से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं? Name the people those who are connected with the agriculture. Yes, Arya? किरण? Farmers and zamindars. मैम लेबर, स्मॉल फार्मर्स एंड जमींदार्स। लेबर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड Small farmers और जमींदार। यस, भूमिहीन खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े किसान। ठीक है। इट शोज द सोशल डिविजन एंड द पोजीशन इन द। अब क्या हो गया कि जब हम देख रहे हैं कि भाई लेबर्स भी हैं, छोटे किसान भी हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, तो क्या वहां पे सिमिलरिटी होती है समाज में? क्या समाज में सिमिलरिटी होती, सभी जैसे थे? No ma'am. नो मैम। नहीं, सभी जैसे नहीं थे, बिकॉज देयर वाज अ सोशल डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। क्योंकि वहां पर समाज में सामाजिक क्या थी? विभिन्नता थी। किसानों के विभिन्न वर्ग थे, कोई छोटा किसान था, कोई बड़ा किसान था, कोई मजदूर था, या कोई जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे। तो इससे क्या हो गया कि डिफरेंस आ गया। ठीक है।
और जो पाली भाषा है, पाली जो लैंग्वेज है, उसमें कहा गया है जो छोटे किसान होते थे, पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा, पाली कौन से धर्म की लैंग्वेज थी? मैम Buddhist बुद्धिस्ट religion. यस, बुद्धिस्ट रिलीजन की, बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो उस पाली भाषा में जो फार्मर्स थे, जो छोटे किसान थे और जो जमींदार थे, उनके लिए गृहपति वर्ड को यूज किया गया था। ठीक है, और जो बिग जमींदार होते थे, उनको विलेज के जो चीफ होते थे, उनको बहुत पावरफुल माना जाता था और वो ज्यादातर किसानों पर क्या रखते थे? नियंत्रण रखते थे। द पोस्ट ऑफ द विलेज चीफ वॉज ऑफन हेरिडिटी, और कहा जाता है कि जो किसान का प्रधान होता था, सॉरी, जो गांव का मुखिया होता था, उसकी जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटी थी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? वंशागुणत, यानी कि अगर वो प्रधान है तो उसके बाद उसका बेटा है वही गांव का क्या बनेगा? प्रधान बनेगा। तो चुनाव नहीं होता था उस समय। ठीक है, क्या नहीं होता था बच्चों? मैम मैम चुनाव इलेक्शन। नहीं होता था। हाँ, वहां पे देयर वाज नो इलेक्शंस, है ना। और जो पोस्ट थी वो क्या थी? हेरिडिटी थी, वन आफ्टर द अदर, वंशागुणत होती थी। और जो तमिल लिटरेचर है, अगर हम तमिल लिटरेचर की बात करते हैं, जिसको हम संगम लिटरेचर बोलते हैं, तमिल लिटरेचर का नाम क्या था बच्चों? संगम लिटरेचर था। तो जो ये संगम लिटरेचर था, इसमें डिफरेंट पीपल को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता था। जैसे कि जो बड़े किसान थे वो वेलार कहलाते थे। अभी जो लास्ट जो क्वेश्चन पेपर आया था प्री बोर्ड का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि हु वाज वेलार? वेलार कौन है? बिग लैंडलॉर्ड। बिग लैंडलॉर्ड। हिंदी में गरिमा पांडे, गरिमा पांडे। वेलार बच्चे कौन थे? तमन्ना, वेलार मैम कौन लॉर्ड। थे? मैम हाँ, लॉर्ड्स। यस, बिग लॉर्ड्स, बड़े जमींदार। ठीक है, ऐसे ही जो उलवर जो थे, और हलावार और उलवर जो थे, वो और दास अनिमाई कहलाते थे। ठीक है, छोटे किसान हलावार और फिर दास, दास को क्या कहते थे? अनिमाई। छोटे किसान को क्या बोले? हलावार और उलवार। और जो दास थे उनको क्या बोलते थे? अनिमाई। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन यस आपसे पूछ मैम। सकते हैं। It is likely that these differences were based on differential access of land, labor and some of the new technologies. और ये भी संभव था कि ये जो था बेस्ड ऑन एसेस ऑफ लैंड, इसके पास कितना लैंड था, कितनी लेबर थी, कितनी न्यू टेक्नोलॉजी थी, ये डिफरेंस, इससे भी डिफरेंस आ गया था समाज में। इज इट क्लियर? अब जैसे कि यस हम मैम। चैप्टर, हाँ, जैसे कि हमने ये चैप्टर शुरू किया था, तो हमने ये पढ़ा था कि अभिलेखों की जो लिपि थी वो कौन सी थी। You can see on the screen also there was 2 inscriptions. क्या क्या नाम थे उनके? कोई पढ़ सकता है? मैम ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड श्रोत्री स्क्रिप्ट। ब्राह्मणी एंड खरोष्ठी बेटा, प्रोनाउंसिएशन इज खरोष्ठी। तो 2 स्क्रिप्ट थी, एक का नाम था, एक था ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और दूसरी थी खरोष्ठी। And most of the scripts used to write modern Indian languages derived from Brahmini and script used in most Ashokan inscription. ज्यादातर जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाएं हुई हैं, वो उनका जो मूल बेस था वो ब्राह्मणी लिपि से था। और ब्राह्मणी जो लिपि थी वो अशोक के अभिलेखों में पाई गई है। ठीक है, और अशोक के जो अभिलेख थे उसकी खोज किसने की थी बच्चों? जेम्स प्रिंसेप। किसने खोज की थी बच्चों? Who deciphered the Ashokan Brahmini लिपि? मैम जेम्स प्रिंसेप। यस, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन थे देवांश? हमने पढ़ चुके हैं। He was the officer मैम एन of ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। Yes, he was officer of East India Company. अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो इंडियन लैंग्वेजेस को क्यों पढ़ रहे थे, या इंडियन स्क्रिप्ट्स को क्यों पढ़ रहे थे, इंस्क्रिप्शंस को क्यों पढ़ रहे थे बच्चों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी यूरोपियंस जो इंडिया में आए, उनको ये लगा कि जब तक हम इंडियन हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तब तक हम प्रॉपरली इंडिया पे राज नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने इंडियन जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको पढ़ना शुरू किया था।
ताकि वो इंडिया के बारे में जान सके। जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि पढ़ी थी, उसका मेन कारण यही था कि वो इंडिया के बारे में जान सके। ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंस्क्रिप्शंस like Kharoshthi Lipi, Indo-Greek kings ruled over the second and the first century mint the coins। ठीक है। तो जो खरोष्ठी लिपि है बच्चों को इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पाई गई थी। कहाँ पे पाई गई थी खरोष्ठी लिपि? मैम नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। हिंदी में पश्चिम उत्तर क्षेत्र, जहाँ पर खरोष्ठी लिपि पाई गई थी। और यहाँ पे जो राजा शासन करने वाले जो शासक थे उनको कहते थे इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी राजा थे। ठीक है। और हिंद यूनानी राजाओं ने ही खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था सबसे पहले। इज इट क्लियर? तो आपसे पूछ सकते हैं कि हु यूज द खरोष्ठी इंस्क्रिप्शंस, खरोष्ठी स्क्रिप्ट? Indo-Greek। यस, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी जो राजा थे उसको यूज करते। ठीक है। इज इट क्लियर? अब यस मैम। व्हाट आर द, अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं कौन बताएगा? अभी एक बार फिर से सिरियल ने बताया था। कोई कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? क्या अभिलेख मैम को कहते हैं? मैम राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस। यस, राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। लाइक एग्जांपल दो। मैम पिलर्स, स्टोन्स। यस, वेरी गुड। पिलर्स हो गए, स्टोन्स हो गए, उस पे हम क्या बोलते हैं? जब उस पे लिखेंगे दैट इज हार्ड सरफेस एंड दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शंस। अब बच्चों जो इंस्क्रिप्शंस है ना, उनके सामने कुछ सीमाएं भी, जिसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। सबसे पहले क्या होगा कि उन इंस्क्रिप्शन में कई बार इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मिले हैं। मतलब जो पुरानी इंस्क्रिप्शंस जो खोजी गई, तो इन इंस्क्रिप्शंस में जो लिखे हुए वाक्य थे वो अधूरे पाए गए। ठीक है। या चट्टानों पे लिखे हुए जो इंस्क्रिप्शन थे वो हल्के पड़ गए थे, फेंट हो गए थे, फेंटली एनग्रेव्ड। फिर कई बार क्या हुआ कि जो लेटर्स थे ना, अभिलेखों के जो लेटर्स थे वो डैमेज हो गए थे। अभिलेखों के जो लेटर्स थे वो क्या हो गए थे? डैमेज हो गए थे। ठीक है। और कई बार क्या होता था कि उसमें जो शब्द लिखे होते थे, यानी कि जो इंस्क्रिप्शन में जो शब्द लिखे होते थे, उसका वास्तविक अर्थ निकालना आसान नहीं होता था। तो ये 4 लिमिटेशंस है। पहला क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंसेस फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस। इन अभिलेखों में पूरे वाक्य नहीं मिले। ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड लिमिटेशन क्या थी? कई बार लेटर्स दे वर फेंटली एनग्रेव्ड। अक्षरों को बड़े हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था, बड़े हल्के ढंग से लिखे गए थे, तो वो फेंट हो गए, हल्के ढंग से लिखे गए थे। तीसरा क्या हुआ कि कई बार जो लेटर्स थे वो या तो डैमेज हो गए थे या मिसिंग लेटर्स थे। अभिलेख क्या हो गए थे? वो नष्ट हो गए थे। ठीक है। फिर क्या होता था? इट इज नॉट, कई बार ऐसा भी होता था कि उन जो भी अभिलेखों में वर्ड्स मिले हैं ना, वो कई बार वास्तविक रूप से नहीं मिले। आपको बताएं कि हमारी देहरादून में भी कालसी नामक जगह है बच्चों, जहाँ पर सम्राट अशोक के समय की एक ललाट है। और उसको उसमें उस ललाट पे अगर आप पानी डालते हैं तब वो हमें इंस्क्रिप्शन नजर आती है, क्योंकि वो फीके पड़ गए हैं। तो इंडिया में, सॉरी देहरादून में कौन सी प्लेस है जहाँ पर अशोक की ललाट है, अशोक का इंस्क्रिप्शन है? मैम कालसी। कालसी कहाँ पर है? विकास नगर साइड पर है। ठीक है। और उसको पढ़ने के लिए उस पे क्या डाला जाता है बच्चों? पानी डाला जाता है, क्योंकि वो हल्के पड़ गए। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस, तो कौन बताएगा? 4 कौन कौन सी है? Ma'am, incomplete sentences in the inscription. Letters are very fainted engraved. Inscriptions may be damaged or letter missing, and it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words used in inscription. Yes. Can anybody else tell me about this हिंदी में? और कोई बच्चा देवांश के अलावा और कोई बच्चा बता सकता है बेटा? तन्वी जुड़ी हुई है? तन्वी? Yes, ma'am. हाँ बेटा, समझ आया बेटा ये वाला क्वेश्चन? तन्वी? Yes, ma'am. हाँ बेटा, क्या समझ में आया बताओ? मैम इसमें ये बताया है कि पहले ये बताओ कि अभिलेख क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? मैम समथिंग रिटन ऑन हार्ड सरफेस।
समथिंग नहीं, राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस बेटा, कुछ कुछ नहीं, मतलब राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस है ना। तो ये हार्ड सरफेस क्या हो सकते थे? मैम स्टोन्स, पिलर्स। यस वेरी गुड। और कॉपर प्लेट्स भी हो सकती थी ना। तो इन पे जो एनग्रेव्ड होता है ना बेटा, जो राइटिंग्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये इंस्क्रिप्शंस थे इसमें क्या लिमिटेशंस थी, क्यों नहीं पढ़ पाए? जो अभिलेख शास्त्री थे या जो इंस्क्रिप्शंस पढ़ने वाले थे उनके सामने क्या समझ, ऐसे हम बोलते हैं एपिग्राफिस्ट, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? दोज हु रीड द इंस्क्रिप्शंस आर नोन एज एपिग्राफिस्ट। तो जो एपिग्राफिस्ट थे उनके सामने क्या समस्या आई? आप बताओ तन्वी। 4 समस्याएं थी मैम ना। जो इंस्क्रिप्शंस लिखी थी उसमें सेंटेंसेस इनकम्प्लीट थे। यस वेरी गुड। सेकंड। और मैम जो लेटर्स जो लिखे हुए थे वो बहुत हल्के पड़ गए थे। वेरी गुड। थर्ड। कुछ लेटर्स मिसिंग भी थे और कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थी वो डैमेज थी। वेरी गुड, कुछ लेटर्स जो थे वो मिसिंग्स थे या कुछ जो थे वो डैमेज हो गए थे। और फोर्थ क्या है? मैम कुछ वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं कर पाते थे। हाँ, जो हम अभिलेखों में जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे उसको पता ही नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार ना, कि इसकी क्या लिमिटेशंस है। यानी कि पहले आपसे पूछेंगे कि हु वाज जेम प्रिंसेप। ठीक है। जेम प्रिंसेप कौन थे, उन्होंने कौन सी लिपि की खोज की, फिर जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे वो कौन कौन से थे। ठीक है। कौन कौन सी लिपि की और क्रिस्टी थी। पूरे जो नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मणी बोली आती थी, और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहाँ पे खरोष्ठी लिपि पाई गई है। वो वहाँ पे रूलर कौन थे इसमें? किरण, मैम इंडो ग्रीक किंग्स। कौन थे बेटा बताओ? मैम इंडो किंग्स। डोगरी। ठीक है। तो जो खरोष्ठी लिपि का यूज करते थे। आई होप ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आया होगा। ओके, अब हम चलते हैं 6th सेंचुरी BCE में ट्रेड और टाउन्स कैसे थे, कौन कौन से। पहले तो हम पढ़ेंगे कौन से टाउन्स थे। तो सबसे पहले जो टाउन था वो था पाटलिपुत्र एंड द कैपिटल ऑल्सो। ठीक है। मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। देन राजगिरा से कैपिटल शिफ्ट हो गई थी, आप सभी जानते हैं, वो पाटलिपुत्र हो गई थी। देन सेकंड वाज उज्जैनी। देन थर्ड वाज पुहर एंड फोर्थ वाज मथुरा। ठीक है। कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उज्जैनी भी राजधानी थी। पुहर जो थी तटीय नगर था। आप देखेंगे अगर मैप में, मैंने पहले मैप भी बताया है, ये आपका जो है साउथ में पुहर पड़ता है, बिल्कुल कोस्टल एरिया पे है। और जो मथुरा नगर था वो कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल टाउन के लिए जाना जाता था। ठीक है। फिर आते हैं कि शासक एलाइट्स कौन होते हैं। एलाइट्स कौन होते हैं? द पीपल दोज हु बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली, जैसे कि किंग हो गए। ठीक है। और क्राफ्ट पर्सन। तो जो सिटी थी ना, जो नगर था, उसमें फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ से दीवार होती थी। और इस फोर्टिफाइड एरियाज में किंग्स भी रहते थे और फोर्टिफाइड एरिया में रहते थे। ठीक है। और वो जो किंग्स जो फोर्टिफाइड एरिया में रहते थे, किला, आप किले के का इमेजिन कर सकते हो, आप लाल किला आपने देखा होगा, चारों तरफ से दीवार होती है ना। तो जो किला था उसके चारों तरफ दीवार होती थी, और वो जो राजा लोग होते थे वो इन किले में रहते थे, फोर्टिफाइड एरियाज में रहते थे। इज इट क्लियर? तो जो Yes, शासक है, जो ma'am. राजा, तो जो राजा है वो शासक है, वो कहाँ रह रहा है? Ma'am, fortified cities. यस, फोर्टिफाइड सिटीज में रहता था। ठीक है। एंड दे यूज द फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेस। उनके जो खाने के बाउल्स थे, उनके जो डिशेस होते बड़े फाइन होते थे, बड़े चमकदार होते थे। ठीक है। ग्लॉसी फिशिंग होती थी, चांदी के बर्तन यूज करते थे वो लोग। ठीक है। और नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, गोल्ड सिल्वर आयरन और ऑर्नामेंट्स यूज करते थे। तो इस तरह से बड़े रिच होते थे एक तरीके से, ये मान के चलो अपने दिमाग में लग। अब आप कोई भी आप एंशंट मूवी देख सकते हो, आपने बहुत सारे चंद्रकांता सीरियल देखा होगा, सम्राट अशोक का सीरियल देखा होगा, उसमें राजा महाराजा कैसे रहते हैं, कैसे ड्रेसअप होते हैं, तो वो लोग कौन थे? रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। आप इसको इमेजिन करके सोच सकते हैं।
गोल्ड सिल्वर आइवरी ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे। फिर जो क्राफ्ट पर्सन थे वो क्या करते थे, वो वीवर्स होते थे, कारपेंटर होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे। ठीक है। और जो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आई क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. पाटलिपुत्र क्या थी बेटा? Ma'am, the capital of Mauryan Empire. यस, कैपिटल था। उज्जैनी वाज आल्सो कैपिटल। देन पुहर क्या था? Ma'am, it was a coastal town. It was the coastal town. Then elite person and craft person से शिल्पकार थे। ठीक है। अब आ जाओ गिल्ड्स, श्रेणियां क्या होती है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में मैम श्रेणियां होती क्या है, गिल्ड्स होती क्या है? एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या श्रेणियां उसे कहा गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि उत्पादक और जो प्रोड्यूसर्स थे वो होते थे। और ये लोग क्या करते थे? द गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्योर द रॉ मटेरियल। सबसे पहले ये लोग रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते थे, कच्चे माल को खरीदते थे, फिर उससे सामान तैयार करके बेचते थे। तो बहुत सारे मेंबर्स मिलकर कच्चे माल को खरीदते थे और उस कच्चे माल को तैयार करके बाजारों में बेचते थे। दिस ग्रुप वाज नोन एज गिल्ड्स। श्रेणियां कहा गया है। व्हाट इज द गिल्ड्स? Ma'am, organization of मतलब craft क्या हुआ? producers and merchants are mentioned as guilds. Yes. What was their work? क्या काम था उनका? Ma'am, procured raw materials, क्या काम था? regulated production, and marketed the finished product. Yes. वो उसको फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट्स में बेचते थे। राइट। तो पहले हमने पढ़ा कि भाई टाउन्स आ गए, फिर हमने पढ़ा कि शासक और शिल्पकार। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द किंग्स एंड द क्राफ्ट पर्संस इन एनी बिटवीन? किरण, किरण नेगी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन? हाँ, क्या डिफरेंस था बेटा? मैम जो किंग्स थे वो फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे और एक लग्जरी लाइफ जीते थे। वेरी गुड। और मैम जो क्राफ्ट पर्सन, मैम हाँ? वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट वगैरह में बेचते थे। राइट। ओके। देवांश स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना, ठीक है? गिल्ड्स क्या Yes, थे? ma'am. व्हाट डू यू मीन गिल्ड्स? Ma'am, गरिमा पांडे organization जुड़ी, of एक मिनट देवांश, गरिमा पांडे जुड़ी हुई हो बेटा? गरिमा, ज्योति, और कोई बच्चा बताओ, देवांश के अलावा कोई और बच्चा बताओ। चलो, गिल्ड्स क्या होते थे? Ma'am, organizations of craft producers and merchants. वेरी गुड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट। एंड व्हाट वाज देयर वर्क? तन्वी, क्या काम था उनका? Ma'am, marketed the finished products. यस, वेरी गुड। रॉ मटेरियल एंड मार्केटेड इन द फिनिश प्रोडक्ट। पहले वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, फिर उसको प्रोडक्शन करते थे और फिर उसको मार्केट में बेचते थे। ठीक है। अब हम ले रहे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जो व्यापार था उसका विस्तार कैसे हुआ है। ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड। तो 6th सेंचुरी बीसी में सी रूट्स आ गए बेटा, रिवर रूट्स आ गए। और सब कॉन्टिनेंट में 6वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट इंडिया को बोला गया है। इसको बोला गया है मैम इंडिया को, इंडिया को बोला गया है। तो 6वीं शताब्दी में जो महाद्वीप था उसमें नदी मार्गों में और भू मार्गों में मानव जाल सा बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया। तो ये यानी कि जो लैंड रूट थे और जो वाटर रूट्स थे उनके थ्रू जो था मार्केटिंग, उनके थ्रू ट्रेड होता था। ठीक है। अब इंडिया का जो ट्रेड था वो कहाँ कहाँ गया? सेंट्रल एशिया में चला गया और सेंट्रल एशिया में गया अक्रॉस द अरेबियन सी, और नॉर्थ अफ्रीका में गया, वेस्ट एशिया में चला गया। तो इन समुद्री मार्गों से, बे ऑफ बंगाल से वो चाइना में भी गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि इंडिया का जो जल मार्ग के माध्यम से कई जगहों पर व्यापार फैल गया था। अरब सागर, अरेबियन सी से होते हुए उत्तरी अफ्रीका पहुंचा, उत्तरी अफ्रीका से पश्चिमी एशिया में पहुंचा और फिर बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण एशिया तक फैल गया था। तो इंडिया का व्यापार 6वीं शताब्दी में एक्सटेंड होने लगा और वो विदेशों में भी जाने लगा। और किसके कौन से रूट के माध्यम से? मैम रिवर रूट।
रिवर रूट्स के माध्यम से, जल मार्गों के माध्यम से, अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका यानी कि नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशियन कंट्रीज में, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी से चीन में और दक्षिण एशिया तक ये फैल गया था। ठीक है। और जो रूलर्स थे ना, they attempted to control the routes possible by offering protection of price। जो शासक जो थे वो क्या करते थे, इन मार्गों को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे और वे मार्गों पे व्यापारियों को सुरक्षा देकर उनसे धन भी लेते थे। तो अब जो राजा था, जो शासक थे, वो क्या करते थे, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे और उसके बदले में व्यापारियों को धन देते थे। तो दिस वाज द एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन द ट्रेडर्स एंड द किंग्स। क्या 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 एक्सचेंज सिस्टम था ट्रेडर्स और किंग्स के बीच में? क्या एक्सचेंज सिस्टम था बेटा? Ma'am, the traders will give the money to the king for their security, and the king will give them security. एंड द किंग विल गिव देम सिक्योरिटी। ठीक है। अब जैसे सॉल्ट था, ग्रेन था, क्लॉथ था, मेटल था, they carried from one place to another place। Spices, especially pepper, were high demand in Roman Empire। तो इंडिया से पेपर, पेपर यानी कि काली मिर्च, वो जाती थी कहाँ पे, रोमन एम्पायर में। तो आप सोच सकते यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडिया के मसालों की। These were all transported across the Arabian Sea to Mediterranean Sea। तो अरेबियन सी से भूमध्य सागर तक से जाता था ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता था। कहाँ से होता था? अरब सागर से भूमध्य सागर, अरेबियन सी टू मेडिटेरियन सी, ये व्यापार बढ़ता था। और जो रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च थी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, कपड़ों की डिमांड थी, ये सारी इंडिया से जाती थी। कौन से रास्ते से जाती थी बच्चों? Ma'am, river route. रूट। रिवर रूट। हाँ, कौन सा, कहाँ से? Ma'am, Arabian Sea to Mediterranean Sea. ये हिंदी में अरब सागर से भूमध्य क्षेत्र में पहुंच जाते थे। इज इट क्लियर? ऐसे ही बच्चों, अब हम ले रहे हैं, एक मिनट, ये लास्ट टॉपिक लेते हैं इसको, और वो है पॉइंट्स एंड द किंग्स, सिक्के और शासक। तो जो पंचमार्क कॉइन्स का यूज होने लगा और जो पंचमार्क हाथ सिक्के यानी कि उसमें पंच मार जाता था, और सिल्वर और कॉपर के जो कॉइन्स थे वो बनने लगे थे। एंड दीज वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि व्यापार में इन कॉइन्स का प्रयोग होने लगा जो किसके बने होते थे? सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। ठीक है। कॉइन्स इशूड बाय द रूलर्स वर इन द नेम्स एंड इमेजेस। कई बार जो राजा थे ना, वो इन सिक्कों में अपनी प्रतिमा, अपनी पिक्चर भी डालते थे, अपना नाम भी डालते थे। और सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन था सेंचुरी में कुषाण शासकों ने यूज किया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन क्या होगा? द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय हूम? मैम कुशाण। Kushanas. बाय द कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्कों का प्रयोग हुआ था, इशू किए गए थे। ठीक है। सबसे पहले Many Roman coins have been found from archaeological sites in South India। South India में कुछ रोमन कॉइन्स मिले। तो जब बच्चों रोमन कॉइन्स मिले, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इंडिया का व्यापार यूरोपियन कंट्रीज में भी था। इज इट क्लियर? अब आपसे पूछ सकते हैं ना कि कुछ आप एक आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया का व्यापार बाहर होता था, उसका एक एग्जाम्पल, एक एविडेंस हो। आपको पता है हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स है ना, इतिहास तो फैक्ट पे बेस्ड है। तो एग्जांपल हम क्या देंगे, क्या दे सकते हैं? Ma'am, the Roman coins have been found in the sites of South India. यस, वेरी गुड। द रोमन की जो साइट्स हैं, रोमन जो कॉइन्स हैं, वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन सी होती है बच्चों? जो भू वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई साइट होती है, उसमें कुछ रोमन कॉइन्स मिले हैं। और इट इज ऑब्वियस दैट The network of trade was not confined with political boundaries। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रेड है वो केवल इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं था, बल्कि विदेशों में भी था। ठीक है। और सबसे भव्य जो सोने के सिक्के हैं, सबसे भव्य जो सोने के सिक्के हैं, वो किसके द्वारा जारी किए गए थे? गुप्त शासकों द्वारा। पहला गोल्ड कॉइन तो कुषाणों ने किया, और जो बड़े सिक्के थे, स्पेक्टिकुलर जो गोल्ड कॉइन्स थे, वो किसके द्वारा बने गए? कौन से राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं? Gupta rulers. कौन से राजा?
गुप्ता रूलर्स के द्वारा ये सोने के सिक्के जारी किए गए थे। मैं अब एक एक बार से पूछती हूँ फिर से आपसे, पंचमार्क जो कॉइन्स थे वो किसके बने हुए होते थे बेटा? मैम मैम कॉपर और सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर। कॉपर। आयुष, आयुष ने जवाब दिया, वेरी गुड आयुष। कॉपर और सिल्वर से पंचमार्क सिक्के बनाए जाते थे एंड दे वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको मैंने क्लास 10 में पढ़ा था, है ना, कि मनी वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लास 10 में पढ़ा है ना आपने? यस मैम। तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे उस समय भी जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे दे वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा। फिर जो कॉइन्स थे उसमें किसकी किसकी इमेजेस होती थी? मैम रूलर की। रूलर्स की। और या तो उसमें उनके जो या तो उनके नेम और उनकी इमेज, हाँ, या तो उनके नाम होते थे या उनकी इमेजेस होती थी। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? कुशाना। कुशानास। साउथ इंडिया में कौन से कॉइन्स पाए गए हैं? रोमन कॉइन्स। रोमन कॉइन्स। have been found in the archaeological site। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है? मैम कि Ma'am, the इंडिया का network trade of were not व्यापार confirmed within political boundaries, but it is also in the international boundaries. हाँ, एक मिनट, आयुष जवाब दे रहा था। हाँ आयुष बताओ बेटा, अगर मैम हमें इंडिया सोने का के सिक्के, हाँ मैम बोलो बेटा। कि इंडिया का व्यापार मैम यूरोपियन कंट्रीज में भी था मैम रोमन। हाँ, इंडिया का व्यापार केवल इंडिया में नहीं हो रहा था बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी हो रहा था, है ना। और सबसे बड़े जो भव्य सोने के सिक्के हैं वो कहाँ मिले हैं? Gupta rulers. इसने बनाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, एक चीज और है, ये जो कॉइन्स थे what they were the sources to know about the history। क्या सिक्कों से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है? यस मैम। yes yes they are also the sources to know about the past history, है ना। तो अगर हम पूछें कि मौर्यन एम्पायर की पास्ट हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या है, कोई बता सकता है? मौर्यन एम्पायर के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? अभी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आप मेरी जो पुरानी वीडियोस उसको देखेंगे, उसमें आप लोग जान जाएंगे। पहले क्या है बेटा? इंडिका, है ना। इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज। देन और क्या था? मैम अर्थशास्त्र of Kautilya. अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। और क्या था? मैम बुद्धिस्ट एंड जैन Inscriptions also बेटा। पुराणिक लिटरेचर। किंग अशोक, यस वेरी गुड, बुद्धिस्ट एंड द जैन टेक्स्ट के जो लिटरेचर था। और एक मिनट, हम शुरू से चलते हैं, वापस चलते हैं। पहला इंडिका हो गया, दूसरा अर्थशास्त्र हो गया, तीसरा मैम मुद्रा राक्षस। यस वेरी गुड, मुद्रा राक्षस विशाख दत्ता के द्वारा लिखी गई। और मैम जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। वो तो अभी बता दिया देवांश ने, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और क्या है? अब मैम पढ़ रहे बेटा, कौन सा? इंस्क्रिप्शन में अभिलेखों की कुछ सीमाएं थी। बोलो क्या? हाँ नाम Yes, बता दो, ma'am. यस और नो में जवाब दो। इज देयर एनी? यस, देयर वाज लिमिटेशन ना। मैम कैसी limitations? इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते थे इंस्क्रिप्शंस में, मिसिंग मैम जो लेटर होते थे। यस वेरी वो गुड। फेंटली इनग्रेव्ड होते थे। और मैम Very जो good. इंस्क्रिप्शन में जो लेटर्स होते थे वो बहुत बार डैमेज और मिसिंग भी होते थे। और वेरी गुड। हाँ तमन्ना, यस वेरी मैम, गुड। और जो लेटर्स में जो मैम लेटर्स लिखे जाते थे उनके हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते थे, कभी कभार नहीं मिलते थे उनके मीनिंग्स। यस वेरी गुड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बोर्ड में आता है सीबीएसई। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आपके
जो भी क्लास टेस्ट होंगे, आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हैं, आपके मीट जितने भी प्री बोर्ड होंगे, सारे बच्चों को देने हैं। बिकॉज इट मे बी, अभी पता नहीं हमें सिचुएशंस कैसी आती हैं आगे, तो जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी आपने एग्जाम में किया है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ईच एंड एवरी क्लास रेगुलरली सो दैट यू कैन लर्न मोर एंड मोर। ठीक है बच्चों? ओके बाय बच्चों, आपकी ओके, क्लास थैंक यू यहाँ पे मैम। कंप्लीट हुई। टुमारो you should join the class. Okay? ओके मैम। ओके मैम। Okay.